अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन का क्या प्रभाव सामने आया। संक्षेप में लिखना होता है। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन के जो अचानक जो स्थगन हो गया था, उससे क्या हुआ कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसको भी गांधी जी ने अपने में मर्ज कर लिया था असहयोग आंदोलन में। तो खिलाफत जो एक मुद्दा था, खिलाफत आंदोलन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। सन 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें मित्र राष्ट्रों की ओर से इंग्लैंड ने भाग लिया था। तो भारत के जो मुसलमान थे वो इस शर्त पर अंग्रेज़ों को सहयोग देने को तैयार हो गए थे कि वो तुर्की के जो तुर्की का जो खलीफा था, जो कि पूरे विश्व का खलीफा माना जाता था मुसलमानों का, तो उनको ये मानना था कि अंग्रेज़ों से उन्होंने ये कहा था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्की के खलीफा के साथ में सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाए। परंतु मित्र राष्ट्रों की जब विजय हो गई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय हुई, तो उसके पश्चात उन्होंने तुर्की के जो सुल्तान था, टर्की का ये सुल्तान था, उसको उससे पदच्युत कर दिया, उसका अपमान किया। तो इससे भारत की जो मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गए थे और इसके कारण ही उन्होंने सन 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो बच्चों, खिलाफत आंदोलन चल रहा था जो मुसलमानों का एक आंदोलन था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ही उस खिलाफत आंदोलन को जोड़ लिया था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित हो गया तो इससे क्या हुआ कि खिलाफत का जो मुद्दा भी था वो भी, उसका भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता स्थापित हुई थी वो भी भंग हो गई और पूरे देश में आंदोलन के स्थगित होने के बाद सांप्रदायिकता का महत्व बढ़ गया। जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और विभिन्न संप्रदायों के बीच में दंगे होने लगे। केरल में जो मालाबार का क्षेत्र है, वहाँ पर मोपला जो किसान थे, उन्होंने हिंदू भू सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करके रक्तपात किया। सन 1921 से 27 के दौरान ये जो सांप्रदायिक तनाव था वो धीरे धीरे कहीं अधिक बढ़ता चला गया। असहयोग आंदोलन के एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का जो वादा था वो भी पूर्ण नहीं हो पाया और पंजाब में जो अन्याय किया गया था तो वो भी, उसका भी निराकरण नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन इस प्रकार से पूरी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया और ये बस यही एक लाभ हुआ कि कांग्रेस की जो स्थिति थी वो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई और अब वो जो जनता थी उसके अंदर अब अंग्रेज सरकार को, जो औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए जनता में उत्साह भर गया था और वो बहुत अधिक प्रोत्साहित हो गई थी। तो ये बच्चों, आप इसको तैयार कर सकते हैं, ये बहुत सरल है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, हम जो अगला प्रश्न देखते हैं जो असहयोग आंदोलन के ऊपर हो सकता है, जो आ सकता है, तो वो ये है गांधी जी के संदर्भ में कि जो असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बना दिया। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो एक पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था क्योंकि पूरे भारत में ये आंदोलन, इसमें आंदोलन फैला था और इसमें जनता ने असहयोग आंदोलन, एक प्रश्न असहयोग आंदोलन के विषय में ये बनता है कि असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से जो 22 तक चला, उसमें हम देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन एक लोकप्रिय जन आंदोलन भी था क्योंकि इसमें देश के विभिन्न जो वर्ग थे, धर्म थे, समुदाय थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। भले ही ये आंदोलन स्थगित हुआ, गांधी जी ने इसे चोरी चोरा जो हत्याकांड था सन 1922 में इसे स्थगित कर दिया था इस घटना को लेकर, लेकिन गांधी जी
जो हैं इस आंदोलन के बाद देश के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बन गए थे। और ये राष्ट्रीय नेता कैसे बने, ये घटनाएं इस ओर इंगित कर सकती हैं। हम इन घटनाओं के द्वारा ये समझ सकते हैं कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन ने एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह जो चलाया था, ये रॉलेट एक्ट आया था, जो काला कानून आया था, उसके विरोध में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। अरे उसी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। धीरे धीरे लोगों ने जब इस आंदोलन में रुचि ली और इसमें उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का ही एक अंग बना लिया था। इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान एकजुट हो गए थे। इसमें ये जो आंदोलन था तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किया गया, जिसने इस्लाम के सबसे बड़े नेता खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन में लोगों ने बड़े ही तन्मयता से भाग लिया था। इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को भी शामिल किया गया था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जिसमें इस्लाम के सबसे बड़े नेता खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग की जा रही थी। तो गांधी जी ने ये अपेक्षा की थी कि मुसलमान लोग जो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, वो खिलाफत के साथ मिलाने से उन्होंने सोचा, गांधी ने को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से दो प्रमुख जो धार्मिक समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन का रूप दे दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता से ही आंदोलन और सशक्त हो गया था। इसके अलावा जब विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया और वकीलों ने विधानमंडलों का और अदालतों का बहिष्कार कर दिया, इस तरह से, और जो हमारा जो मजदूर और या श्रमिक वर्ग था, जब वो हड़ताल पर चला गया, तो सन 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी सत्ता के पैर उखड़ने लगे थे। परंतु जो 1922 में 5 फरवरी 1922 में जब किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में जब एक पुलिस स्टेशन में आक्रमण किया और उसमें आग लगा दी, तो इसमें जो अग्निकांड में कई पुलिस वाले मारे गए। तो इस घटना के कारण यह आंदोलन गांधी जी को मजबूरन वापस लेना पड़ा था। परंतु हम देखते हैं कि 1922 तक जो गांधी जी थे, उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर चला दी थी जिसका रुकना अब असंभव था। तो राष्ट्रीय आंदोलन केवल व्यवसायियों बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब इसमें हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर, मजदूर, ये लोग भी जुड़ गए थे। साधारण जो लोग थे वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि साधारण लोगों को लगता था कि गांधी जी की जो पहचान उनकी वस्त्रों में विशेष रूप से दिखाई देती थी। उनको लगता था कि गांधी जी उन्हीं के तरह साधारण वेशभूषा वाले हैं, जबकि उन्हें लगता था कि जो अन्य राष्ट्रवादी नेता थे वो पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गले वाली जो वस्त्र होते थे वो पहनते थे। तो वहीं गांधी जी जो थे वो लोगों के बीच में जब भी जाते थे वो साधारण धोती में ही जाते थे। इस तरह जो असहयोग आंदोलन था उसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था, एक राष्ट्रीय संत बना दिया था। तो हम इस प्रश्न को भी यदि आता है तो इसका उत्तर हम बखूबी दे सकते हैं। बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं और कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है जो हमारे पेपर में या परीक्षा में आ सकता है। तो प्रश्न तो काफ़ी हैं, लेकिन हम मुख्य प्रश्नों पर हम अपना ध्यान
केंद्रित कर रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कुछ छोटे प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे आ सकते हैं। इन प्रश्नों में यदि कोई इम्पोर्टेंट लगता है तो जैसे कि एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, खिलाफत आंदोलन क्या था, ये शॉर्ट में 2 नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है। तो खिलाफत जो आंदोलन था वो आपको पता है कि मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। तो उनका ये मानना था कि पहले के जो ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ये जो डिमांड थी खिलाफत आंदोलन की, और चलाया क्यों गया था? क्योंकि मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो तुर्की पर अधिकार किया गया था, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। तो मुसलमानों को, भारतीय मुसलमान चूँकि तुर्की के जो सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, तो वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के द्वारा उनका अपमान ना किया जाए, मित्र राष्ट्रों के द्वारा उनका अपमान ना किया जा सके। परंतु अंग्रेज़ों ने विजयी होने के पश्चात तुर्की के जो सुल्तान को उसके पद से हटा दिया था। तो इस बात से नाराज़ होकर भारत में खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। अब अगला प्रश्न जो आता है कि खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया था? तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का विस्तार और मजबूती के लिए उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को और भी मजबूत बनाने के लिए इसे खिलाफत आंदोलन को इसका एक अंग बना दिया था। उन्हें ये आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के प्रमुख जो धार्मिक समूह हैं या समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, आपस में मिलकर इस औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे और स्वराज की स्थापना का जो स्वप्न है वो साकार कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग बना दिया था। इसके अलावा हम और भी प्रश्न देख सकते हैं कि और कौन सा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई थी? ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब गांधी जी ने सत्याग्रह अभियान चलाया था, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट की ये कहकर आलोचना की थी कि ये अनुचित, स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोधी व व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। उन्होंने रॉलेट एक्ट को अनुचित बताया था क्योंकि ये उचित नहीं था कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सके। स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोधी था क्योंकि इसमें व्यक्ति को बाधित किया गया था, उसे जबरदस्ती बंदी बनाया जाता था। व्यक्ति के मूल अधिकारों की भी हत्या की गई थी। तो गांधी जी ने इसकी कटु आलोचना की थी। इस अभियान को इन्होंने जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो अभियान चलाया था, उसको संगठित करने के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह सभा स्थापित की थी और जिसके अध्यक्ष भी स्वयं गांधी जी ही थे। असहयोग आंदोलन के पश्चात अब हम जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में। प्रश्न आता है, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया और भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? तो बच्चों, साइमन कमीशन सन 1927 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। साइमन एक कमीशन था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। ये कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। अब ये भारत जो आया था, इसका उद्देश्य क्या था? इस कमीशन का भारत आने का उद्देश्य था 1919 ईस्वी के सुधारों के परिणामों की जांच करना था। 1919 का जो अधिनियम आया था, तो उसमें द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1919 ईस्वी के जो सुधार थे, उनके परिणामों की जांच करने के लिए ये कमीशन या आयोग आया था। अब इस कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? तो इसका कारण ये है कि ये जब कमीशन भारत आया, तो इस कमीशन की भी एक जो विशेष जो कमी थी वो ये थी कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे और वो भी इंग्लैंड के मतलब भारतीय नहीं थे,
और 7 सदस्य थे। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। अतः भारत में साइमन कमीशन का स्थान स्थान पर विरोध किया गया। उसे काले झंडे दिखाए गए। ये कमीशन जहाँ भी गया वहाँ इसका काले झंडे दिखाकर इसका स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। जनता के इस शांत प्रदर्शन को सरकार ने बहुत ही कठोरता पूर्वक तरीके से इसको दबा दिया। लाहौर में इस कमीशन का विरोध करने के कारण हमारे उग्र राष्ट्रवादी नेता या गरम दल के नेता लाला लाजपत राय लाठियों से जब उन पर वार किया गया तो वो लाठियों के इस वार से उनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में इस कमीशन का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता थे उनकी लाठियों से वार करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। वो शहीद हो गए थे। देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की इस नीति की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की थी। तो इस तरह से साइमन कमीशन जो भारत आया था उसका बहुत कठोरता के साथ विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन के बारे में आपको आशा है कि आप समझ गए होंगे साइमन कमीशन क्या था। अब इसके बाद हम जो अगले प्रश्न पर जाते हैं वो अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के क्या परिणाम निकले, संक्षेप में लिखिए। साइमन कमीशन के आने के बाद कुछ अच्छे परिणाम हुए, तो वो परिणाम क्या थे? साइमन कमीशन के वापस जाने पर या साइमन कमीशन की सिफारिश जब मानी नहीं गई, साइमन कमीशन के क्या परिणाम निकले, संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। साइमन कमीशन के परिणाम निम्नलिखित थे। भारतीय अब ये समझ गए थे कि अंग्रेज उनके हितों के साथ खेल रहे हैं और उनके मन में चोर है, तभी तो उन्होंने साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं रखा था। साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे, उनमें एक भी भारतीय नहीं था। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की जो कुटिल प्रवृत्ति थी वह भारतीयों के सामने उभर कर सामने आ गई। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया और विशेष बात ये थी कि साइमन कमीशन के विरोध में जो सबसे प्रमुख बात हुई वो ये कि स्त्रियों के द्वारा सबसे पहले इस आंदोलन में भाग लिया गया और स्त्रियों के कारण ही अधिक से अधिक राष्ट्रीय विद्यालय खोलने का प्रयास किया गया। स्त्रियों ने भी पहली बार इस आंदोलन में भाग लिया और जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आया। शिक्षा का प्रसार हुआ, अनेक राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए और इससे लोगों में जो राष्ट्रीय भावनाएं थी उनका संचार शीघ्रता से होने लगा। विदेशी माल का बहिष्कार किया जाने लगा और विदेशी माल का बहिष्कार किए जाने से भारतीय उद्योगों को बहुत बल मिला, प्रोत्साहन मिला। तो ये साइमन कमीशन के प्रमुख परिणाम थे। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो ये है कि सबने अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया या सबने अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, या हम ये कह सकते हैं कि नमक कानून से आप क्या समझते हैं और नमक कानून को कैसे तोड़ा गया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो है कि नमक कानून जो था वो स्वतंत्रता संग्राम में क्यों महत्व रखता है, स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था और नमक कानून क्या था। पहले हम ये समझेंगे कि नमक कानून क्या था। तो बच्चों, नमक जो था वो बहुत ही साधारण वस्तु होती थी, परंतु सरकार ने नमक पर
कर लगा दिया था, यानी कि कोई व्यक्ति अपने स्तर पर नमक नहीं बना सकता था। उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने हेतु बाध्य किया जाता था और नमक पर टैक्स भी देना पड़ता था। गांधी जी के अनुसार नमक कानून एक बहुत घृणित कानून था और उनका मानना था कि नमक जो है वो एक खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और साधारण से साधारण व्यक्ति भी नमक का उपयोग करता है। तो एक इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपनी आवाज़ बुलंद की और उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। इनके अनुसार जो ये कानून था, इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था, यानी कि केवल ब्रिटिश सरकार को नमक का उत्पादन करने यानी बनाने और बेचने का एकाधिकार प्राप्त था। नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय तथा असंतोषपूर्ण था। जन सामान्य में इस कानून के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। नमक उत्पादन पर सरकार के एकमात्र अधिकार से लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलतापूर्वक उपलब्ध ग्रामीण उद्योग से वंचित कर दिया गया था। यानी कि नमक उत्पादन पर सरकार ने जब एकाधिकार स्थापित कर लिया तो जो नमक बनाने का जो ग्रामीण उद्योग था उससे भी जनता को या भारतीयों को वंचित रहना पड़ा था, क्योंकि वो ग्रामीण उद्योग स्तर पर नमक का उत्पादन और बिक्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार स्थापित था। गांधी जी की नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी, और वे कारण क्या थे? तो गांधी जी की नमक यात्रा थी वो 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। तो उसमें से पहला जो कारण है वो ये है कि यही वो घटना थी जिसके चलते गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरी बात यह है कि ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें, और कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थीं जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी की नमक यात्रा के 3 कारण जिसके कारण वो उल्लेख नहीं रही। बच्चों, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि सबने विज्ञान आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था। क्या क्या ऐसे कारण बने थे कि सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा था। तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि सबने अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। तो गांधी जी सन 1931 में, जनवरी 1931 में जब गांधी जी दांडी यात्रा पर टिप्पणी लिखिए या नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। बच्चों, 1929 के दिसंबर में दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था और वहाँ पर पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा नेहरू जी के द्वारा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस भी
मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने ये घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जो मुद्दा था उसके अंतर्गत ये माना जाता था कि नमक का उत्पादन और विक्रय केवल अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित था, यानी इस पर उन्हें एकाधिकार प्राप्त था। अन्य कोई व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था। और नमक जो है उन्हें जो भारतीय थे उन्हें ऊंचे दामों पर दुकानों से खरीदना पड़ता था। और नमक को गांधी जी एक अपरिहार्य वस्तु मानते थे, जो कि प्रत्येक भारतीय घर में होना ज़रूरी था। और जब उन्हें लगा कि इस घरेलू प्रयोग की जो वस्तु है नमक, उसको बनाने से रोका गया है और जबरन ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए भारतीयों को बाध्य होना पड़ रहा है, तो गांधी जी ने अंग्रेज शासन के खिलाफ अपने असंतोष को जाहिर करने के लिए नमक यात्रा की। और हालांकि गांधी जी ने इस नमक यात्रा के बारे में पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन द्वारा उनकी इस कार्रवाई के महत्व को समझा नहीं गया। इस हेतु गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए या नमक यात्रा प्रारंभ की और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने 79 यानी 79 समर्थकों के साथ अपनी यात्रा समुद्र की ओर प्रारंभ की। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान यानी डांडी पहुंच गए और डांडी में ही उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया। मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और इसी बीच देश के अन्य भागों में भी समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई थी। तो गांधी के द्वारा जो नमक कानून तोड़ा गया था उसके बारे में आपने जाना, तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से कब और कहाँ स्वीकार किया गया? 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक तो पहला जो महत्वपूर्ण था वो ये कि जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, स्वीकार किया गया था। और दूसरा ये था कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो ये आप क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की औपचारिक रूप से कब में लिखना है? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन लाहौर में हुआ था, तो वो कहाँ भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप कर लेना।